ठीक है, प्यूबर्टी में क्या होता है, एचपीओ एक्सेस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद में एचपीओ एक्सेस एक्टिवेट होने के बाद में जो हाइपोथैलेमस होता है, इट विल सिक्रीट जीएनआरएच, एंड देन वो जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे, वो रिलीज करेगा एलएच एंड एफएसएच। बट ऐसा अपन बोलते हैं, बट अभी एफएसएच ही अपने को याद रखना है कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और एफएसएच रिलीज होगा। अब जब एफएसएच रिलीज होता है, उससे क्या होता है, उसके पहले समझने के लिए, हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स जो होते हैं वो सबसे पहले अपना आता है प्राइमोर्डियल, ठीक है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, ठीक है, एंड देन टर्शरी, ठीक है। ये जो प्राइमोर्डियल होता है इसमें फ्लैट सेल्स होते हैं, तो फ्लैट सेल्स जो होते हैं वो ऐसे एक फ्लैट टाइप के सेल्स ऐसे एग्रीगेशन बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा। जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उसमें क्या होता है कि वही फ्लैट सेल्स के रहते हैं, इट बिकम्स क्यूबॉइडल, मतलब ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं, ये हो गए बड़े बड़े, ठीक है, ये ऐसे बड़े हो जाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहली बात तो इनको प्री एंट्रल फॉलिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट में होते हैं, एक अर्ली होता है, एक लेट होता है। अब इसी के लेवल पे बता देता हूँ कि अर्ली प्री एंट्रल फॉलिकल्स के पीछे तक ये सब एफएसएच इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है, ठीक है, ये सब एफएसएच इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है। और इसके बाद में मतलब लेट प्री एंट्रल फॉलिकल के बाद से जो होती है वो एफएसएच डिपेंडेंट ग्रोथ होती है, डिपेंडेंट ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, इसके टर्शरी पे जो होता है, टर्शरी में अपन बोलते हैं कि वो होता है एंट्रल फॉलिकल्स। एंट्रल फॉलिकल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज, हाँ, और सेकेंडरी जो रहता है उसमें तुम्हारा पहली बात तो ये देखो कि इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब डिफरेंशिएट हो जाती है। एक होता है ग्रैन्युलोसा सेल्स और एक होता है थीका सेल्स। और टर्शरी में आके ये चेंज हो जाता है कि ग्रैन्युलोसा सेल्स, थीका सेल्स रहते हैं, प्लस एक और चीज ऐड ऑन हो जाती है, दैट इज एंट्रल कैविटी, जिसमें एंट्रल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट अपना यहाँ तक का, ठीक है। अब अपने को वहां से क्या समझ में आया अभी तक कि पिट्यूटरी था, उसमें क्या हुआ, एचपीओ एक्सिस का एक्टिवेशन हुआ, प्यूबर्टी में एचपीओ एक्सिस का एक्टिवेशन हुआ। उसके पहले एक्टिवेटेड नहीं रहता, उसके लिए कुछ रहते हैं कि इनहिबिटरी साइटोकाइंस वगैरह रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसके कारण क्या होता है कि प्यूबर्टी के पहले एचपीओ एक्सिस जो रहता है वो एक्टिवेट नहीं होता है। प्यूबर्टी या एचपीओ एक्सिस एक्टिवेट हुआ, देन उसके बाद में अल्टीमेटली एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होकर हमको मिला एफएसएच। अब जब ये एफएसएच आता है तो ये एक्ट करता है किस पे, ग्रैनुलोसा सेल्स पे, ग्रैनुलोसा सेल्स पे। और जब ये ग्रैनुलोसा सेल्स पे एक्ट करता है तो ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो तीन चीजें रिलीज करता है। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है इनहिबिन बी, और एक होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है। अब एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है वो अपन ये देखते हैं कि मतलब जनरली प्री एंट्रल फॉलिकल्स एंड स्मॉल एंट्रल फॉलिकल्स जो है वो इसको सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो एंटी मुलेरियन हार्मोन का यूज है वो ये होता है कि अपने को नंबर ऑफ वायबल फॉलिकल्स का एक आइडिया लग जाता है, बिकॉज इसका अमाउंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फॉलिकल्स होता है। तो अगर कोई पेशेंट अपने पास में आई है इनफर्टिलिटी को लेके, तो उसको हम ये बता पाते हैं चेक करके एएमएच के लेवल्स की उसके पास वायबल फॉलिकल्स है भी कि नहीं है ना। तो ये होता है इनिबिन बी जो होता है, इसका बस एक ही काम रहता है कि ये एफएसएच के सिक्रीशन को कम करता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन जो होता है उसके अगेन तीन यूजेस होते हैं। पहला होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। और एक चीज होती है अगेन सेम होती है जो कि एफएसएच को इनिवेट करना होता है, और एक होता है एलएच के ऊपर एक्शन। अब एलएच के ऊपर एक्शन इसके दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 200 पिकोग्राम्स के अगर ऊपर होता है फॉर मोर देन 48 आवर्स या मोर देन इक्वल टू 48 आवर्स, तो वो एलएच को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और नहीं तो एलएच को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और एफएसएच जो होता है ना, ये एफएसएच ने इनको ग्रैनुलोसा सेल को स्टिमुलेट करा, प्लस वो एक और चीज करता है इन अ वे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल।
सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल। क्योंकि क्या होता है, अर्ली प्री एंट्रल लेवल तक, अर्ली प्री एंट्रल फॉलिकल जो मैंने बोला था वहां तक एफएसएच रिसेप्टर्स जो रहते हैं वो नहीं आए हुए रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या होते हैं, एफएसएच रिसेप्टर्स आते हैं और मल्टीपल फॉलिकल सिलेक्ट होते जाते हैं, ग्रो करना चालू कर देते हैं एफएसएच के इन्फ्लुएंस के अंदर। और फिर उस मल्टीपल जो फॉलिकल्स का एक सेट है, एक कोहॉर्ट है जो एफएसएच के कारण आया है, जब ये एफएसएच धीरे धीरे कम होना चालू होता है, तो जिस फॉलिकल के पास में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ रिसेप्टर्स रहेंगे, वो कम एफएसएच होने के बाद भी उसके थ्रू स्टिमुलेट होता रहेगा, और आखिरी में वही बचेगा, बाकी सब जो होते हैं वो एट्रोफी हो जाते हैं। और जिसके पास सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, जिसपे एफएसएच कम अमाउंट में भी ऐड कर पा रहा है, वो फॉलिकल जो रहता है वो जिंदा बचता है। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो वही है कि एस्ट्रोजन से सिक्रीट कर रहा है, एफएसएच को फर्दर डिक्रीज कर रहा है, एंटीफिलेरियन आ रहा है, इनहिबिन भी आ रहा है, सब आ रहा है। ठीक है। तो इससे अपन समझे कि डोमिनेंट फॉलिकल का सिलेक्शन हुआ। प्लस इस डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर जब सिलेक्शन इसका हो जाता है, तो एज अ प्राइस एफएसएच क्या करवाता है, उसमें एलएच रिसेप्टर्स को इंड्यूस करवाता है। क्या करवाता है, एलएच रिसेप्टर्स इंड्यूसेस एलएच रिसेप्टर्स। ठीक है। अब जब इंड्यूस कर देता है एलएच रिसेप्टर्स, उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है मोर देन 200 पिकोग्राम फॉर 48 आवर्स, तो फिर एलएच होने चालू हो जाता है इंक्रीज। अब चूंकि तुम्हारे डोमिनेंट फॉलिकल के ऊपर क्या है, एलएच रिसेप्टर्स आ चुके हैं, तो वो एलएच उस पर ऐड कर पाता है। सबसे पहले वो बोलता है ग्रैन्युलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और ग्रैन्युलोसा सेल को जब स्टिमुलेट करता है, तो वो जैसे एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो क्या करेगा, इट विल ल्यूटिनाइज द ग्रैन्युलोसा सेल्स, ल्यूटिनाइज ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ल्यूटिनाइज करने के बाद में क्या करता है, इट विल कॉज प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशंस। अब प्रोजेस्टेरॉन को लेके भी एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात है कि जब प्रोजेस्टेरॉन कम अमाउंट में रहता है, जब ये वेरी स्मॉल अमाउंट में रहता है या स्मॉल अमाउंट में रहता है, तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, एफएसएच एंड एलएच को। तो बेसिकली ये दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं। फिर उसके बाद में एलएच किस पे काम करता है, थीका सेल्स पे काम करता है। थीका सेल्स पे काम करने के कारण एंड्रोजन रिलीज को इंक्रीज करता है। वो एंड्रोजन जो रहते हैं वो ग्रैनुलोसा सेल्स में जाते हैं, देन अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू द एस्ट्रोजन। ठीक है। E2 मेनली होता है, E2, और उसका अमाउंट जो रहता है वो इंक्रीज होता है। नोट दैट इवन भी बनता है, और इवन के दूसरे सोर्सेज भी रहते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू वगैरह। ठीक है। तो ये थीका सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और एक चीज अपने को पता है कि ये oocyte को भी स्टिमुलेट करता है। और जब ये oocyte को स्टिमुलेट करता है, तो ये मियोसिस वन को कंप्लीट करवाता है, मियोसिस वन इज कंप्लीटेड। ठीक है। तो उससे क्या होता है, वन प्राइमरी oocyte जो होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। अब एक चीज एलएच के रिगार्डिंग याद रखनी होनी चाहिए कि एलएच का एक होता है मतलब इंडक्शन, एलएच सर्च का लाना। ठीक है। सर्च इज बॉट बाय, और यू कैन से इनिशिएटेड बाय दिस पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन, this positive feedback of estrogen, but it is maintained by both estrogen and progesterone। ठीक है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है वो दोनों इस चीज को मेंटेन करेंगे। ये चीज जो है ना, ये लाएगी नहीं, बट ये मेंटेन करने में हेल्प करेगी। अब जब एलएच मेंटेन रहता है, तो उससे क्या होता है, ये उस साइड को कन्वर्ट करा, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब हमारा एलएच सर्ज आता है, जब एलएच पीक आता है, एक्चुअली पीक बोल देते हैं और स्पेसिफिकली पीक आता है, तो उसके कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। उसके कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है ना। ओव्यूलेशन होने के बाद में क्या होता है, अ, एक चीज मैं यहीं पे समझा देता हूँ ओव्यूलेशन के पहले, ग्राफ के थ्रू, कि सबसे पहले क्या हुआ, ये जो होता है ना अपना एस्ट्रोजन पीक आया। जब एस्ट्रोजन पीक आया, तो क्या होगा हमारा, जो एलएच का सर्ज है वो चालू होता है, एलएच का पीक आता है, और वो थोड़ा कम होना चालू होता है, और यहाँ मान लो कि पॉइंट ऑफ ओव्यूलेशन है।
तो ये ओव्यूलेशन है, ये एलएच है, ये एस्ट्रोजन है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, और ये सर्ज, इसको बोलते हैं सर्ज, एलएच सर्ज। सर्ज और ओव्यूलेशन के बीच का जो गैप रहता है, और एलएच पीक और ओव्यूलेशन के बीच का जो गैप होता है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो दोनों की जो पीक है उनमें जो गैप रहता है दैट इज 14 to 24 आवर्स, एस्ट्रोजन पीक एंड एलएच पीक में। ठीक है, जो एलएच सर्ज से लेके इसका जो टाइम रहता है दैट इज 32 to 36 आवर्स। और अगर थोड़ा सा ब्रॉडर लेंगे, यू कैन इवन से 24 to 36 आवर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है, बड़ा रेंज लिया है तो ऑब्वियसली ज्यादा ज्यादा फिट होगा। बट हाँ, याद रखने के लिए 32 to 36 भी हम रख सकते हैं। और ये वाला जो टाइम होता है ये ओनली 10 आवर्स, 10 to 12 आवर्स होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को समझ में आ गया कि कब एलएच बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा, उसके कारण क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, हमारा ओव्यूलेशन हो गया। अब जब ओव्यूलेशन होता है तो हमारा जो ओसाइट होता है वो तो एम्पिला वगैरह में चले आता है, हमारे पास में जो फॉलिकल बचा हुआ रहता है, फॉलिकल जो बचा हुआ है, ये क्या बना लेता है, कॉर्पस लूटियम। अब ये जो कॉर्पस लूटियम बनता है, तो इसका काम एक ही चीज रहता है कि ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब इसलिए बोलते हैं जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद में जो प्राइमरी हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। और ओव्यूलेशन के पहले जो प्राइमरी हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, या मेन हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी चीज जो सीक्रेट हो रही है वो क्या हो रही है, एस्ट्रोजन भी हो रही है। ठीक है, एस्ट्रोजन भी हो रही है, प्लस एक और चीज क्या रिलीज हो रही है हमारे पास में, इनहिबिन, इनहिबिन ए। अब प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है वो क्या करता है, एलएच को कम करता है। ठीक है, ये बढ़, अब इसका अमाउंट बढ़ गया है, वेरी स्मॉल अमाउंट तो बचा नहीं है। तो बढ़ने के कारण क्या करता है, ये एलएच को इनहिबिट करता है। ठीक है, और अपना जो एस्ट्रोजन रहता है और इनहिबिन रहता है, ये किसको डिक्रीज करते हैं, ये एफएसएच को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, और ये भी नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एलएच को कम करता है। अब अगर एलएच कम होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए आपको एलएच चाहिए। तो इसी कारण से क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक कॉर्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम एक्टिविटी अटेन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज 22 डेज बोलते हैं, या आफ्टर 8 डेज। आफ्टर 8 डेज उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। उसके बाद में क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, क्योंकि एलएच अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है एंड देन इट स्टार्ट्स टू गो अवे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, फिर वापस से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम होने लगेगा, एस्ट्रोजन का अमाउंट कम होने लगेगा, और ओवरऑल इसके कारण क्या होगा, फिर से ये दोनों कम होंगे तो एफएसएच बढ़ना चालू हो जाएगा। और ये बढ़ना, ये कम, जब प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जब कम होता है तो मेन चीज क्या होती है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है, एक एक्सट्रोजन जो होता है वो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ कराता है यूट्रस की, तो जो सिक्रीटरी ग्रोथ होती है प्रोजेस्टेरॉन वो करवाता है। तो जब तक वो सस्टेन रहता है जब तक तो वो सिक्रीटरी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा कि जो एंडोमेट्रियम को ऐसे सिक्रीटरी बनाना प्लस उसको मेंटेन करने के लिए उस स्टेट में जो हार्मोन चाहिए होता है वो प्रोजेस्टेरॉन रहता है। तो अब वो नहीं रहेगा तो उस कारण से क्या होगा, एंडोमेट्रियल सपोर्ट लॉस हो जाएगा। तो एंडोमेट्रियल सपोर्ट लॉस्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या है अपना, ये एक और चीज करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, इस कारण से PGF2 अल्फा निकलता है, वो फर्दर उस चीज को बढ़ाता है, तो ये इनका ऐसा चलता रहता है, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। और जब ये पीजीएफ टू अल्फा जब सीक्रेट होता है तो ये कराता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये कराता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। और जब ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उस कारण से अगेन क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, या डिसमेनोरिया जो अपन बोल सकते हैं वो होता है। एक चीज और हो सकती है डिस्मेनोरिया का कारण, कि जब एंट्रल फ्लूइड जो होता है वो पाउच ऑफ डगलस में एक्यूमुलेट हो जाता है, तब ऑल्सो कभी कभार क्या होता है, डिस्मेनोरिया मतलब पेन वगैरह जो होता है वो होता है। ठीक है, जनरली ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन वाला जो पेन रहता है उससे रिलेटेड रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मिड साइकिल या ओव्यूलेटरी पेन भी बोलते हैं। एंड उसको, उसका नाम होता है मिटल स्मर्स सिंड्रोम। ठीक है, मिटल स्मर्स
सिंड्रोम। ठीक है, लिटिल श्मर्स सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो अपने को अभी तक थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया कि क्या हुआ। एक थोड़ा सा रिवाइज में बता देता हूँ। रिवाइज में क्या जानना है कि सबसे पहले प्यूबर्टी में हमारा क्या हुआ, एचपीओ एक्सेस जो था वो एक्टिवेट हुआ। उसके कारण से हमारे पास में एफएसएच आया। एफएसएच जब आया तो उसने क्या करा, एक कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल्स को सिलेक्ट करवाया। उसमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल था उसको सिलेक्ट किया। और उसके जब उसने क्या करा, सेल्स को स्टिमुलेट करा, तो ग्रानुलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करा। तो उससे क्या हुआ, अब ये थीका सेल्स को स्टिमुलेट नहीं करता। मैं धीरे धीरे जो चीजें मिस आउट हो गई हैं, वो कवर करते हुए चलता हूँ। ये थीका सेल्स को स्टिमुलेट नहीं करता, एफएसएच जो होता है वो सिर्फ ग्रैनुलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करता है। उसके कारण एस्ट्रोजन बना। एस्ट्रोजन आया, उसने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करवाया। फिर उसके बाद में एक नेगेटिव फीडबैक दिया एफएसएच को। और एलएच जो रहता है, अगर वो एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर चले जाता है, दैट इज 200 के ऊपर अगर वो चले जाता है, तो फिर उसको पॉजिटिव फीडबैक देता है, अदरवाइज नेगेटिव फीडबैक देता है। और उसने एक और चीज रिलीज करी थी ग्रैनुलोसा सेल्स के थ्रू, जो होती है एंटीमुलेरियन हार्मोन्स, जिसका एक ही सिग्निफिकेंस है कि नंबर ऑफ वायबल फॉलिकल्स को डिसाइड मतलब कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। बिकॉज जो अर्ली प्री एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं और स्मॉल एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं, वो एएमएच जो रहते हैं वो सिक्रीट करते हैं। एंड इनिबिन भी होता है, जो कि अगेन एफएसएच पे एक नेगेटिव फीडबैक करता है। जब एफएसएच का नेगेटिव फीडबैक होता रहता है, तो वो क्या होता है, कम अमाउंट में रहता है। अल्टीमेटली जिस फॉलिकल, जो कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल्स में जिसके रिसेप्टर्स सबसे ज्यादा होंगे जिसके ऊपर, वो सिलेक्ट होता है एंड इट मूव्स ऑन फर्दर। अब जब एलएच का सर्ज आने लगता है, एस्ट्रोजन बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जब वो एलएच पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है और एलएच का सिक्रीशन करवाता है, वो एलएच जो होता है वो ग्रैनुलोसा सेल्स पे ऐड करता है। उसके थ्रू क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन से ल्यूटिनाइज करता है उनको, फिर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करवाता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अब वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है एफएसएच एंड एलएच को। एंड देन उसके बाद में जो हमारा थीका सेल्स होता है, उस पर ऐड करता है, एंड्रोजन रिलीज कराता है, ग्रैनुलोसा सेल्स उसको कन्वर्ट करते हैं एस्ट्रोजन में, एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होता है। प्लस एलएच पीक्स, अपने को एलएच सर से 12th क्लास से पता है कि उससे कारण क्या होता है, oocyte जो होता है वो मियोसिस वन को कंप्लीट करता है। तो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। एंड देन उसके बाद में उसका ओव्यूलेशन भी होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद में क्या होता है, जो फॉलिकल होता है, बचा हुआ फूटा हुआ प्रेग्नेंट फॉलिकल, वो क्या बना लेता है, कॉर्पस लुटियम बना लेता है। जो अपना oocyte वगैरह रहता है वो चले आते हैं एम्पुला में। एंड देन जब ये कॉर्पस लुटियम बनता है, तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। इनहिबिन ए सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन इनहिबिन ए जो रहता है वो एफएसएच पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है, क्योंकि अभी एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, तो वो एलएच पे नेगेटिव फीडबैक नहीं देता, एफएसएच पे नेगेटिव फीडबैक देता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है, अब वो चूंकि ज्यादा अमाउंट में है, तो वो दोनों को नेगेटिव फीडबैक देता है, एफएसएच को भी नेगेटिव फीडबैक देगा, एलएच को भी फीडबैक देगा। बट जब वो एलएच को नेगेटिव फीडबैक देता है, तो चूंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए खुद एलएच की जरूरत होती है, तो क्या होता है, वो एलएच पे मतलब वो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे जैसे ही एलएच काफी ज्यादा कम हो जाएगा, वो डिजनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम एक्टिविटीज रहती है वो 22nd डे पे रहती है, अगर एक नॉर्मल साइकिल कंसिडर करें, या 8 डेज आफ्टर द ओव्यूलेशन, तो उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। उसके बाद में वो धीरे धीरे डिजनरेट होता जाता है। कभी अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन होता है, तो उसके बाद में उसके थ्रू क्या होता है, एचसीजी सिक्रीट होता है ना। जब साइटो सिंचियोट्रोफोब्लास्ट वगैरह आते हैं, तो वो एचसीजी रिलीज करते हैं, फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। इवन दो एलएच जो रहता है वो कम हो जाता है वापस से, बट क्या होता है, कम हो जाता है, बट स्टिल एचसीजी के थ्रू वो मेंटेन्ड होता है। और उसके बाद में जो हार्मोनल फंक्शन रहता है वो प्लेसेंटा उठा लेता है। तो उसके बाद में वो एचसीजी का भी काम जो रहता है वो खत्म हो जाता है, और कॉर्पस लुटियम फिर डिजनरेट ही हो जाता है। ठीक है, कॉर्पस लुटियम फिर डिजनरेट हो जाता है, और ये होता है करीबन 10 वीक्स के अप्रॉक्स, 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अप्रॉक्स। ठीक है, जब तक प्लासेंटा बन नहीं जाता। तो दिस इज द होल कंप्लीट स्टोरी। ठीक है, बाकी एंडोमेट्रियम पे अगर अपन इफेक्ट देखें, तो क्या होता है, जब एस्ट्रोजन रहता है तो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ कराता है, जब प्रोजेस्टेरॉन रहता है तो वो सिक्रीटरी ग्रोथ करवाता है, वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। अदरवाइज अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा डिजनरेट होने के बाद में, तो क्या हो जाएगा, वो शेड हो जाएगा। क्योंकि जो एंडोमेट्रियल सपोर्ट है वो लॉस हो जाएगा, प्लस वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, पीजीएफ2 अल्फा रिलीज होगा, जिसके कारण यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, पेन होगा, और अल्टीमेटली द होल एंडोमेट्रियम विल गेट शेड ऑफ। एंड देन अगेन, जब ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सब कम हो जाते हैं, देन अगेन एफएसएच बढ़ता है, देन उसके बाद में अगेन द साइकिल कंटिन्यूज। ठीक है, अगर एंडोमेट्रियम को और थोड़ा सा हम देखें, तो दो पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सुपरफिशियल लेयर, एक डीप लेयर होती है, एक होती है सुपरफिशियल लेयर जो कि जोना फंक्शनैलिस होती है, एक होती है जोना बेसालिस। अब जोना बेसालिस जो होती है वो क्या होती है, ये तुम्हारी बेसल आर्टरी जो रहती है इस लेवल पे रहती है, एंड वो उसको सप्लाई करती है। और ये जो आर्टरी रहती है, ये हार्मोनल चेंजेस के से अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, सेंसिटिव नहीं होती है। और जो सुपरफिशियल लेयर रहती है जोना फंक्शनैलिस, जो कि शेड होती रहती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, वो
सप्लाइड रहती है स्पाइनल आर्टरी से, जो कि क्या रहती है, हॉर्मोन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, जैसे अगर प्रोजेस्टेरॉन वगैरह कम होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज लाइक अ रिलैक्सेंट, लाइक इट इज अ वेडोजोडाइलेटर। तो जब प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, जब एंडोमेट्रियम को शेड होना होगा, तो ये स्पाइरल आर्टरीज को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओवरऑल ब्लड फ्लो कम कर देते हैं, जिसके कारण से जब वो शेडिंग होती है तो जो ब्लड लॉस हो वो कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, तो एक ये भी तरीका रहता है ना। तो ये जैसा अपन ने देखा था ना, पीजीएफ टू अल्फा एंड ऑल वेजो कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग, तो वो यहीं से है। तो फंक्शनलिस्ट और बेसालिस का एक बेसिक आइडिया हमको लग गया। ठीक है, सो यस दिस वाज ऑल। और एक और ग्राफ हो सकता है, अगर हम समझे कि ये सब हार्मोन्स कैसे चेंज हो रहे हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, सॉरी थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें क्या रहता है, सबसे पहले अपना क्या आता है, एफएसएच आता है पिक्चर में। तो एफएसएच जैसा बढ़ता है, फिर थोड़ा कम, जैसे मान लो इसको अपन ओव्यूलेशन ले लें। ठीक है, अगर ये हमारा ओव्यूलेशन वाला पॉइंट है, ठीक है, तो एफएसएच जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए आता है, कम होता है, फिर उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा ऐसा नीचे जाता है, फिर इधर बढ़ता है। जब अपन ने बताया था ना कि वो एल एच एफएसएच के ऊपर प्रोजेस्टेरॉन कम है तो वो बढ़ाते हैं उसको, तो थोड़ा सा एफएसएच का पीक भी आता है। ठीक है, एक रफ आइडिया, बेसिक आइडिया, ऐसा कुछ वो नहीं है। और एफएसएच पहले ऐसा इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद में डिक्रीज होने लगता है। अगर ये डिक्रीज नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा डोमिनेंट फॉलिकल का। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। ये तुम्हारा हो गया एफएसएच, ये हो गया एफएसएच। फिर उसके बाद में क्या आता है, नेक्स्ट हार्मोन पिक्चर में एस्ट्रोजन आता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन आया कुछ सर्टेन लेवल से, यहाँ से आया मान लो एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन धीरे 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 क्या होगा, बढ़ेगा। ये ऐसा बढ़ा, फिर उसके बाद में क्या आता है, एस्ट्रोजन कम होने लग जाएगा धीरे 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 धीरे। और फर्स्ट फर्स्ट हाफ में ओव्यूलेशन के उसमें जो एस्ट्रोजन रहेगा वो मेन रहेगा। ठीक है, फिर एलएच आता है अपना। अब एलएच जो रहता है वो कम रहता है, कम रहता है, लेकिन एस्ट्रोजन पीक के कितना अप्रोक्सीमेटली 14 to 24 आवर्स मैंने बोला था। उसके बाद में क्या आता है, तुम्हारा एल एच पीक ही आ जाता है वो तो खैर। बट ये एल एच सर्च चालू हुआ, एल एच सर्च चालू हुआ, ये एल एच पीक मान लो आ गया। और उसके बाद में क्या हुआ, एल एच पीक और इसके बीच में कितना आवर हो गया, कम से कम 10 से 12 घंटे हो गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया। तो ये एल एच हो गया, ये एस्ट्रोजन हो गया, ये एफ एस एच हो गया। और उसके बाद में एल एच जो रहता है वो कम होता है, लेकिन सर्टेन लेवल पे मेंटेन रहता है, बिकॉज अदरवाइज कॉर्पस लूटियम मेंटेन नहीं हो। और जैसे ही कॉर्पस लूटियम गया, वैसे ही फिर से क्या होता है, पूरा डिप हो जाता है। एस्ट्रोजन वगैरह जो है ये कम, धीरे धीरे ये एस्ट्रोजन यहाँ पे एक लेवल पे मेंटेन है। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है वो पिक्चर में आता है, बिकॉज ऑफ द कॉर्पस लूटियम। और फिर धीरे से वो क्या होता है, विद टाइम ये भी कम होने लगता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन पीक होता है, ये तुम्हारा इधर से एलएच नीचे होता जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्साइड रहेगा कि ये ठीक है, वहीं से क्या हुआ, एलएच जो है वो नीचे जाना चालू हो गया। अब एलएच नीचे जाना चालू है, उसका डिजनरेशन चालू हुआ, प्रोजेस्टेरॉन वहीं से कम होना चालू कर देगा। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन है, ये थोड़ा सा लेवल पे मेंटेन रहता है, फिर उसके बाद में ये एस्ट्रोजन जो रहता है ये भी नीचे चले आता है। तो दिस इज हाउ जो मेन हमारे हॉर्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ठीक है, एंड एलएच एंड एफएसएच, इनका जो अमाउंट है वो थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, दैट्स इट।